द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कह सकते हैं एक कमाल की चेन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे खेती में हुए छोटे छोटे बदलावों ने एक बिल्कुल नई कर व्यवस्था को जन्म दिया। फिर उस टैक्स सिस्टम ने शहरों को खड़ा कर दिया। उन शहरों ने समाज का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। और फिर उसी बदले हुए समाज के अंदर से ही दो बड़े नए धर्मों का उदय हुआ। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इतिहास की किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर का इंसान कैसे सोचता था, कैसे जीता था और कैसे वो पुराने विचारों को चुनौती दे रहा था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलिए। तो किसी भी साम्राज्य या राज्य को चलाने के लिए जो सबसे पहली और जरूरी चीज होती है वो है पैसा, या कहें संसाधन। और वो आते हैं टैक्स से। तो उस जमाने की टैक्स व्यवस्था कैसी थी? क्या वो आज की तरह थी? आज की तरह तो नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित थी। हमारे सोर्स बताते हैं कि हर तरह का उत्पादक, चाहे वो किसान हो या कोई कारीगर, उसे राजा को टैक्स देना ही पड़ता था। अच्छा। किसानों के लिए नियम तो सीधा था। अपनी कुल उपज का छठा हिस्सा, यानी आप समझ लीजिए लगभग 16-17% राजा को देना होता था। छठा हिस्सा, ठीक है। तो ये सिर्फ किसानों पर ही लागू नहीं था, कारीगरों का क्या? वो कैसे टैक्स देते होंगे? उनके पास तो अनाज नहीं होता था। यही तो इस सिस्टम की खासियत है। कारीगरों से टैक्स उनकी स्किल या उनके बनाए सामान के रूप में लिया जाता था। मतलब एक तरह का सर्विस टैक्स। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक तरह का सर्विस टैक्स कह सकते हैं। जैसे एक लोहार राजा के लिए मुफ्त में कुछ औजार बना देगा, या एक बढ़ई वो सेना के लिए मुफ्त में रथ तैयार करेगा। बुनकरों को भी एक तय मात्रा में कपड़ा राजा को देना होता था। तो मतलब ये सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, ये एक तरह से बिना कैश वाली अर्थव्यवस्था का पूरा मैनेजमेंट था। बिल्कुल। राजा सीधे सीधे स्किल और सामान को अपनी जरूरत की चीजों जैसे सेना और सड़कों में बदल रहा था। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक मशीनरी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सीधा साधा वस्तु विनिमय था, लेकिन सरकारी स्तर पर। शुरुआत में सारा टैक्स सामान के रूप में ही इकट्ठा होता था और फिर राजा अपने अधिकारियों को सैलरी भी उसी सामान में से देता था। बिना इस सिस्टम के राजा ना तो एक बड़ी सेना रख सकता था, न प्रशासन चला सकता था और ना ही कोई सार्वजनिक निर्माण का काम कर सकता था। ये टैक्स ही राज्य का इंजन था। इस इंजन को चलाने के लिए कोई तो सिस्टम बनाया गया होगा। मेरा मतलब है, ये कैसे तय होता था कि किस किसान को कितना अनाज देना है? कहीं कोई धांधली तो नहीं होती होगी? व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। टैक्स कलेक्टर। आज की भाषा में हम उन्हें टैक्स कलेक्टर कह सकते हैं। उनका काम बहुत साफ था। वो हर गांव में जाते, हर किसान के खेत को मापते और इस बात का पूरा रिकॉर्ड रखते कि उस खेत से कितनी पैदावार होने की उम्मीद है। अरे वाह, यानी पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। जी हाँ, पूरा हिसाब किताब। जब कुल उपज का अनुमान लग जाता तो उसका छठा हिस्सा तय कर दिया जाता था और जैसे ही फसल कट कर तैयार होती, ये अधिकारी पहुंच जाते और अपना हिस्सा वसूल कर लेते। अच्छा। यही तरीका दूसरे कारीगरों और व्यापारियों के साथ भी अपनाया जाता था। शहरों में ये टैक्स या तो सामान के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में लिया जाने लगा था, क्योंकि तब तक मुद्रा का चलन शुरू हो चुका था। तो ये पूरी आर्थिक मशीनरी चल रही थी, लेकिन इसका ईंधन कहाँ से आ रहा था? जाहिर है उन हजारों गांव से जहां देश की ज्यादातर आबादी बसती थी। क्या गांव के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया था उस वक्त? ज्यादातर गांव के जो मूल ढांचे थे उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वो आज भी वैसे ही थे जैसे सदियों से चले आ रहे थे। हाँ, आबादी बढ़ने की वजह से गांव की संख्या बहुत बढ़ गई थी और ये गांव अब अलग थलग नहीं थे। अच्छा। वो सड़कों, पगडंडियों और नदियों के रास्ते एक दूसरे से जुड़ चुके थे, जिससे व्यापार और आना जाना आसान हो गया था। और इन गांव का प्रशासन कौन देखता था? क्या राजा का कोई आदमी होता था वहां? हर गांव का एक मुखिया होता था। ये एक बहुत दिलचस्प किरदार था, कह सकते हैं। कैसे? वो गांव वालों का प्रतिनिधि भी था और राजा का आदमी भी। वो गांव की समस्याएं राजा तक पहुंचाता और राजा के आदेश गांव वालों तक। वो एक तरह से सरकार और जनता के बीच का पुल था। और मुझे ये भी दिलचस्प लगा कि राजा सिर्फ टैक्स पर ही निर्भर नहीं था। सोर्स ये भी बताते हैं कि उसकी अपनी जमीनें भी होती थीं। हाँ, ये एक और जरूरी बात है। राजा की अपनी खुद की खेती बाड़ी भी थी। मतलब वो सिर्फ किसानों से टैक्स नहीं लेता था,
बल्कि अपनी जमीनों पर मजदूरों से काम करवाकर भी अनाज उगवाता था। अच्छा, इससे राज्य की आय के दो स्रोत बन गए थे, एक टैक्स और दूसरा सीधा उत्पादन। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी गांव और खेती के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? अभी तक हम गांव की बात कर रहे थे और अब अचानक से बड़े बड़े शहर सामने आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये उस दौर का सबसे बड़ा बदलाव था, एक पूरी तरह से शहरी क्रांति। हाँ, हमें साहित्यिक स्रोतों और खुदाई दोनों से इन शहरों के बारे में पता चलता है। उज्जैनी, प्रतिष्ठान, भृगुकच्छ यानी आज का ब्रौच, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार आते हैं। और जब इन जगहों पर खुदाई हुई तो पता चला कि ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं। यहाँ पक्की ईंटों और लकड़ी के बने घर थे और राजा का महल वो तो पत्थर और लकड़ी से बना एक भव्य निर्माण होता था। तो ये शहर बने कैसे? क्या राजा ने इन्हें बसाया था या ये अपने आप विकसित हुए? ये ज्यादातर अपने आप विकसित हुए और इनके विकास के पीछे आर्थिक कारण थे। कई शहर असल में बड़े शिल्प केंद्र थे। शिल्प केंद्र? हाँ, सोचिए, एक गांव है जहाँ के सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर हैं। अब आसपास के दूसरे गांवों के कुम्हार भी वहीं आके बसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी वहीं होता है। अरे, ये तो आज के जमाने के स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल हब जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक ही तरह की इंडस्ट्री एक जगह जमा हो जाती है। बिल्कुल, ये उस जमाने के इंडस्ट्रियल हब ही थे। एक साथ काम करने से उत्पादन बढ़ता था, नई तकनीकें विकसित होती थीं और व्यापार आसान हो जाता था। और जहाँ कारीगर होंगे वहाँ व्यापारी तो आएंगे ही। हाँ, व्यापारियों के बिना तो ये माल बिकेगा कैसे? उनकी क्या भूमिका थी इस पूरी कहानी में? व्यापारी इस पूरी व्यवस्था की जान थे। वो एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजर का काम कर रहे थे। अच्छा। एक व्यापारी गांव-गांव जाकर कपास खरीदता, उसे बुनकरों को देता, उनसे तैयार कपड़ा खरीदता और फिर उस कपड़े को दूर दराज के शहरों में बेच देता जहां उसकी मांग होती। इससे तो कारीगरों को बहुत फायदा हुआ होगा। उन्हें अपना माल बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल, कारीगर सिर्फ उत्पादन पर ध्यान दे सकता था, बेचने की चिंता व्यापारी की थी। व्यापारी अपना मुनाफा कमाता था और कारीगर को उसके घर पर ही काम मिल जाता था। ये सिस्टम सिर्फ कपड़े पर ही नहीं बल्कि अनाज और दूसरी चीजों पर भी लागू था। इसी ने एक बड़े देशव्यापी व्यापार नेटवर्क को जन्म दिया। और इसी व्यापार को और आसान बनाने के लिए एक क्रांतिकारी चीज आई, मुद्रा यानी सिक्के। हाँ, सिक्कों के आने से सब कुछ बदल गया। इससे पहले वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम चलता था। सोचिए, आपको 1 किलो गेहूं चाहिए और आपके पास देने के लिए मिट्टी का घड़ा है। कितना मुश्किल होगा ये तय करना कि सौदा सही है या नहीं। सिक्कों ने इसी मुश्किल को खत्म कर दिया। हाँ, और सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी रहा होगा। अगर आप अनाज लेकर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो उसके खराब होने का या चोरी होने का डर हमेशा बना रहता होगा। एकदम सही कहा आपने। सिक्कों ने व्यापार को सिर्फ आसान नहीं बल्कि शायद ज्यादा सुरक्षित भी बनाया होगा। एकदम सही। सिक्के हल्के थे, उन्हें साथ ले जाना आसान था और उनका एक तय मूल्य था। सोर्स बताते हैं कि उस दौर के सिक्के चांदी और तांबे के होते थे, जिन पर कुछ निशान या चिन्ह बने होते थे। और जैसे जैसे सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ा, व्यापार का पैमाना भी बढ़ता गया। गंगा घाटी का माल पंजाब के तक्षशिला तक और गुजरात के ब्रोच बंदरगाह से होते हुए पश्चिमी एशिया और दक्षिण भारत तक पहुंच रहा था। तो हमारी चेन रिएक्शन आगे बढ़ रही है। बेहतर खेती से टैक्स आया, टैक्स से राज्य मजबूत हुआ, व्यापार बढ़ा और शहर बसे। अब इन सब आर्थिक बदलावों का समाज पर क्या असर पड़ रहा था? लोगों के आपसी रिश्ते कैसे बदल रहे थे? जब एक ही तरह का काम करने वाले लोग एक जगह रहने लगते हैं तो उनमें एक सामाजिक जुड़ाव बन जाता है। कारीगरों और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बनाए, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। यूनियन की तरह? हाँ, एक तरह से यूनियन। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे, काम के नियम बनाते थे और अपने समुदाय का नियंत्रण करते थे। और धीरे धीरे यही व्यावसायिक समूह एक जाति का रूप लेने लगे होंगे। बिल्कुल। जब बेटा भी वही काम करने लगा जो उसका पिता करता था, तो पेशा जन्म पर आधारित हो गया और यहीं से जाति व्यवस्था और ज्यादा कठोर होने लगी। लोहार का बेटा लोहार, बढ़ई का बेटा बढ़ई। धीरे धीरे इन जातियों के अपने अपने नियम कानून बन गए, जिन्हें ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों में दर्ज किया।
और ये नियम काफी सख्त थे, जैसा कि सोर्स बताते हैं। जैसे एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। हाँ, और अपनी जाति के बाहर शादी भी नहीं कर सकते थे। तो सामाजिक बंटवारा बहुत गहरा हो गया था। बहुत ज्यादा। समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षक थे, क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, वैश्य जो व्यापार और कृषि से जुड़े थे, और शूद्र जो सेवा कार्य करते थे। और इन चारों के बाहर भी कुछ जातियां थीं जिन्हें अछूत माना जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसी दौर में हमें जीवन के 4 आश्रमों का कंसेप्ट भी मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्या ये समाज को नियंत्रित करने का एक और तरीका था? इसे एक आदर्श जीवन का नक्शा कह सकते हैं, जो खास तौर पर उच्च वर्गों के लिए बनाया गया था। पहला चरण ब्रह्मचर्य, पढ़ाई और अनुशासन का था। दूसरा गृहस्थ, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का। तीसरा वानप्रस्थ, जब इंसान समाज से थोड़ा दूर होकर चिंतन मनन करता था। और आखिरी संन्यास, जिसमें सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश की जाती थी। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सच में लोग 50-60 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाते होंगे? सोर्स भी यही कहता है कि ये एक आदर्श था। ये ज्ञात नहीं है कि कितने लोग असल में इसका पालन कर पाते थे। शायद ये जीवन का एक सैद्धांतिक रोड मैप ज्यादा था, जिस पर हर कोई पूरी तरह से नहीं चल पाता था। तो यहाँ तक हमारी चेन रिएक्शन हमें एक ऐसा समाज तक ले आई है जो आर्थिक रूप से तो तरक्की कर रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत कठोर और बटा हुआ है। और शायद इसी घुटन भरे माहौल से कुछ नए विचारों का जन्म हुआ। बिल्कुल। अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। उस समय का जो वैदिक धर्म था, वो बहुत ज्यादा कर्मकांडों, यज्ञों और बलि पर आधारित हो गया था। ये एक महंगा और जटिल धर्म बन चुका था, जिसे आम आदमी समझ नहीं पा रहा था। बहुत से लोग इस व्यवस्था से नाखुश थे। उन्हें लगने लगा होगा कि भगवान को पाने का रास्ता इतना मुश्किल और दिखावे भरा नहीं हो सकता। सही कहा। उन्हें लगा कि महंगे यज्ञ करने से बेहतर है कि एक सच्चा, नैतिक और अच्छा जीवन जिया जाए। कुछ लोगों ने तो घर-बार छोड़कर जंगलों का रुख कर लिया, ताकि वे शांति से जीवन के सत्य के बारे में सोच सकें। और इसी वैचारिक मंथन के बीच से 2 महान विचारक सामने आए, महावीर और बुद्ध। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही राज परिवारों से थे। लिच्छवी और शाक्य गणराज्यों के राजकुमार थे। हाँ। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, फिर भी वे बेचैन थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने इंसानी दुख को बहुत करीब से देखा था, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, और उन्होंने इस दुख का कारण और निवारण खोजने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। पहले महावीर और जैन धर्म की बात करते हैं। उनकी मुख्य शिक्षा क्या थी? महावीर ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले से चले आ रहे 24 तीर्थंकरों के विचारों को ही आगे बढ़ाया। उनका मूल संदेश बहुत साफ था, वैदिक कर्मकांडों से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आत्मा को मुक्त करना है तो एक अच्छा जीवन जीना होगा। अच्छा। उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग दिखाया, सम्यक श्रद्धा यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक कर्म यानी सही आचरण। और उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या एक छोटा सा कीड़ा। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने अपनी शिक्षाएं आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी, ना कि पंडितों की भाषा संस्कृत में। इससे उनके विचार सीधे जनता तक पहुंचे। और बुद्ध की शिक्षाएं इससे कितनी अलग या समान थी? बुद्ध की शुरुआत भी दुख के सवाल से ही हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों का घर है और इन सारे दुखों की जड़ है हमारी तृष्णा या इच्छा। इच्छा? हाँ, जब तक हम चीजों के पीछे भागते रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। इस दुख से निकलने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सुझाया, यानी 8 सही बातें, जैसे सही सोच, सही इरादा, सही बोल, सही काम। ये एक संतुलित और नैतिक जीवन का खाका था। बुद्ध ने भी अहिंसा और जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। हाँ, उन्होंने यज्ञों में होने वाली पशु बलि का कड़ा विरोध किया और जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने विहार यानी मठों की स्थापना की, जहां भिक्षु एक साथ रहकर अध्ययन और ध्यान करते थे।
ये विहार आगे चलकर शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बने। तो आखिरी सवाल यह है कि ये दोनों धर्म इतने लोकप्रिय क्यों हुए? उस समाज ने इन्हें हाथों हाथ क्यों लिया? इसका जवाब हमें समाज के उसी ढांचे में मिलता है जिसकी हमने अभी बात की। जैन और बौद्ध धर्म खास तौर पर व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और उन निचली जातियों के बीच लोकप्रिय हुए जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सम्मान नहीं मिलता था। अच्छा। इन लोगों को लगा कि ये धर्म सरल है, इनमें कोई महंगा कर्मकांड नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये सबको बराबर मानते हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रांति नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति भी थी। बिल्कुल। ये उस स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। इन धर्मों ने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। धनी व्यापारियों ने इन धर्मों को बहुत दान दिया, जिससे सुंदर स्तूप और विहार बने। बौद्ध भिक्षु इन नए विचारों को लेकर भारत के कोने कोने और फिर मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। तो आज हमने उस पूरी चेन रिएक्शन को देखा, कैसे एक आर्थिक बदलाव ने शहरों को जन्म दिया, शहरों ने एक नए सामाजिक ढांचे को बनाया, और उस सामाजिक ढांचे की कठोरता ने दो नए मानवतावादी धर्मों के उदय के लिए जमीन तैयार की। जा सकता है? जरूर। स्रोत में साफ तौर पर कहा गया है कि जाति के नियम ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे और बौद्ध तथा जैन धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, इसलिए वे निचली जातियों में लोकप्रिय हुए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन नए धर्मों का उदय केवल एक आध्यात्मिक खोज नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को दी गई एक सीधी चुनौती भी थी? इस पर सोचा जा सकता है।